हेलो एवरीवन। देखिए, अभी ईयूआरओ का एग्ज़ाम जो कि मई में होने वाला है, उसके लिए नगर पालिका एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। तो हमने ये सोचा है कि हम एक रैपिड रिवीजन लगाते हैं इसके लिए। डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट हम रैपिड रिवीजन करेंगे, तो आप कहीं भी कुछ भी करते हुए उसको सुन सकते हैं। ये हम कोई समझाने के तरीके से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको जैसे बस एक रिविज़न हो जाएगा उस तरीके से हम फास्ट इस चीज़ को लेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे हम अच्छे से अपनी चीज़ों को रिमाइंड कर सकें, रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट इनेक्टमेंट कब है इसका? 11 सितंबर 2009 को इनेक्टमेंट हुआ है और एनफोर्समेंट यानी प्रभावी हुआ है 15/9/2009 को। तो 2009 में दोनों डेट आ रही है, 11/9 और 15/9। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट, इसका एक्ट नंबर क्या आएगा? एक्ट नंबर इसका है 18। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 2009 का एक्ट नंबर 18 है ये। इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए, इसमें क्या प्रेम्बल लिखा हुआ है। बी इट इनेक्टेड बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर इन द 60th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए, भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में, ठीक है, राज्य विधानमंडल ने यह अधिनियम बनाया है। तो राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट किसके द्वारा बनाया गया है? राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है। और कब बनाया गया है? भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में बनाया गया है। अब देखते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल 17 अध्याय हैं, 17 चैप्टर हैं, 344 सेक्शन है और 6 शेड्यूल हैं। चैप्टर 1 हमारा प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक, जो कि हर एक्ट का होता है। इसमें सेक्शन 1 और 2 आएगा और हम इसमें सेक्शन 2 को भी पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस वैसे अलग से नहीं दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन ये हर जगह आता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल मतलब इसका नाम क्या है शॉर्ट में? तो नाम क्या है इसका? राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009। ठीक है, दिस एक्ट में भी कॉल्ड राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009। हिंदी में भी देखते जाइए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रसार यानी एक्सटेंट कितना है इसका। ठीक है, तो होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान को कवर करता है। किस चीज़ को छोड़कर? छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग कैंटोनमेंट एरियाज। कैंटोनमेंट एरिया यानी छावनी क्षेत्रों को छोड़कर होल ऑफ द स्टेट इसका एक्सटेंट है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल हो गया, एक्सटेंट हो गया। कमेंसमेंट मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, जो कि राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार जो भी नियत करेगी नियत तिथि को। तो वो नियत तिथि कब आ गई हमारी? जो कि 15 सितंबर 2009 को, जिस दिन की ये इनेक्टमेंट इसका हो गया, कमेंसमेंट इसका हो गया। ठीक है, तो वो डेट इसमें आएगी। और गजट के भाग 4 के में इसको प्रकाशित किया गया है। गैजेट के जो हमारा गैजेट जो यानी राजपत्र अधिसूचना जारी की जाती है, उसका भाग 4 के, ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। भाग 4 के में प्रकाशित हुआ है। अब हम आता है सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन पार्ट की बात करता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे डेफिनेशंस। काफ़ी सारी डेफिनेशन है। देखिए, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कोई बात अन्यथा अपेक्षित ना हो, यही बातें मानी जाएगी जो कि डेफिनेशन में कही गई है। तो सेक्शन है 2 और उसका सब क्लॉज 1, 2 का 1, उसमें क्या बताया गया है? ऑडिटर मतलब समपरीक्षक। ऑडिटर क्या होता है? जो कि राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट 1954, मतलब कि राजस्थान लोकल फंड मतलब स्थानीय निधि ऑडिट एक्ट। ठीक है, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 में जो परिभाषित है, राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट में डिफाइन किया गया है। और ये राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट कौन सा है? एक्ट नंबर 28 है 1954 का। अब हम देखते हैं 2 का सब क्लॉज 2, बैकवर्ड क्लासेज की यानी पिछड़े वर्ग की बात की गई है। तो इसमें क्या बताया? देखिए, बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स का मतलब क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर जो भी पब्लिक बस्ती है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करे, वो होगी बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न जो भी नागरिक बसते हैं, उनमें से जिनको राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, नोटिफाई करे, ठीक है, वो पिछड़ा वर्ग कहा जाएगा। तो कौन बताता है? मतलब ये कौन निर्धारित करता है कि ये पिछड़ा वर्ग है? कौन करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगी। और कौन होंगे? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों से अलग होंगे, अदर देन, उनको छोड़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 के 3 में है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 92। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? तो बस आपके ना एग्जाम में एज इट इज़ यही लाइन आएगी। अगर डेफिनेशन में क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 92, तो आपको यही टिक करना है। आपको अंदर बैलेंस शीट को डिफाइन करके बताया तो नहीं करना, डेफिनेशन में जो आपको बताया वही करना है। बैलेंस शीट मीन्स जो कि सेक्शन 92 में जो कि प्रिपेयर की गई है, इसको हिंदी में कहते हैं तुलन पत्र। धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 4, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? मीन्स एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। बायोमेडिकल वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव चिकित्सा अपशिष्ट। देखिए पहले हिंदी में समझाती हूँ। कोई भी ऐसा अपशिष्ट जो कि मानव या पशुओं के निदान से, उपचार से या प्रतिरक्षीकरण के दौरान, निदान, उपचार या उनकी प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित अनुसंधान या क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ हो। क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखो, मानवों या पशुओं के निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण या कोई अनुसंधान, क्रियाकलाप, उत्पादन और परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ हो। इंग्लिश में देखते हैं, एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस के दौरान उत्पन्न हुआ है, ट्रीटमेंट के दौरान, किसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं उसको, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। देखिए ध्यान रखना, बायोमेडिकल वेस्ट यानी जीव चिकित्सा अपशिष्ट दोनों का है, ह्यूमन बींग्स का भी और एनिमल्स का भी है। ठीक है, तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और इन रिसर्च एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है ये देखते हैं। मानव का शारीरिक अपशिष्ट, जैसे कोई फुंसी हो गई, फुंसी में से मवाद निकली तो अपशिष्ट हो गया, मानव शारीरिक अपशिष्ट। पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र, मतलब जो स्मेल आती है बहुत तेज, कोई दवाई वगैरह फेंक दी, उसकी तेज स्मेल आ रही है। फेंकी गई औषधियाँ, कोशिका आविश औषधियाँ, ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और भस्मन राख, रासायनिक अपशिष्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब कुल मिला के आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसमें आएगा एक मलमूत्र, तो मलमूत्र इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें चिकित्सा अपशिष्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए इनको इंग्लिश में मानव शारीरिक अपशिष्ट को ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कहते हैं, पशु अपशिष्ट एनिमल वेस्ट कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र वेस्ट शार्प, फेंकी गई औषधि यानी डिस्कार्डेड मेडिसिन जो फेंक दी गई है, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब कोशिका आविश औषधियाँ, ठोस अपशिष्ट को कहेंगे सॉलिड वेस्ट, द्रव अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट, भस्मन राख इंसाइनरेशन ऐश, रासायनिक अपशिष्ट केमिकल वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है जीव चिकित्सा अपशिष्ट में। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 5। 2 का सब क्लॉज 5 बताता है ब्रिज। तो ब्रिज में आपको बस इतना बताना है, ब्रिज इंक्लूड्स ए कलवर्ट। कलवर्ट होता है पुलिया, तो पुल में पुलिया सम्मिलित है। अभी आपके आ जाए ब्रिज इंक्लूड्स और उसमें 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको देखना है कलवर्ट कहाँ लिख रहा है या हिंदी में पुलिया कहाँ लिखा हुआ है। तो पुल में पुलिया सम्मिलित है, ब्रिज इंक्लूड्स कलवर्ट। आगे देखिए बजट एस्टिमेट कहाँ दिया है 2 के 6 में। बजट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 87। सेक्शन 87 के अंदर जो बजट एस्टिमेट प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, बजट एस्टिमेट मीन्स बजट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 87, धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है। ठीक है, बजट एस्टिमेट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 87 में। आगे है बजट ग्रांट। बजट ग्रांट यानी बजट अनुदान क्या होता है? तो देखिए इसको हिंदी में देखिए फिर इंग्लिश में देखिए। किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में यानी एक्सपेंडिचर साइड में किसी बृहद शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगर पालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या अंतरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है। अभी पूछ लेंगे इसमें क्या सम्मिलित है, तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? तो बढ़ोतरी की राशि या कटौती की राशि सम्मिलित है। इंग्लिश में देखिए बजट ग्रांट क्या होता है? टोटल सम एंटर्ड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ ए बजट, मतलब कितना बजट ग्रांट किया गया है, ऐसा बोलते हैं ना, कितना ग्रांट मिला है, कितना ग्रांट किया गया है। तो जो भी एक्सपेंडिचर साइड में टोटल सम एंटर की गई है, ठीक है, जो भी बजट एस्टीमेट है उसके एक्सपेंडिचर साइड में जो टोटल सम एंटर की गई है अंडर ए मेजर हेड, किसी मेजर हेड के अंडर, एंड अडॉप्टेड बाय द म्यूनसिपैलिटी, जो कि म्यूनसिपैलिटी के द्वारा अडॉप्ट की गई है,
और इंक्लूड्स एनी सम, ये एंड है और बोला ना मैंने एंड इंक्लूड्स एनी सम बाय विच सच बजट ग्रांट इज इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसी सम को भी इंक्लूड करता है जो कि कोई अगर बजट ग्रांट को इंक्रीज किया गया है या रिड्यूस किया गया यानी कम किया गया है तो उसको भी इसमें इंक्लूड करेगा। इसको एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करके अगर उसको कम कर दिया या उसको ज़्यादा कर दिया है, दूसरे हेड से लिया है पैसा उसमें बढ़ गया, इधर से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया घट गया, ठीक है, तो उसको भी ये इंक्लूड करेगा। विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड बायलॉज मेड देयर अंडर। नेक्स्ट देखते हैं 2 का सब क्लॉज 8, बिल्डर और डेवलपर। ठीक है, बिल्डर और डेवलपर क्या होता है? तो क्या होता है, कोई भी एजेंसी हो या तो जैसे ओकाया बिल्डर, ठीक है, आजकल तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं, और या तो एजेंसी और इंडिविजुअल दोनों की ही बात है, या तो एजेंसी होगी या इंडिविजुअल होगा। हु हैज कंस्ट्रक्टेड ए कॉम्प्लेक्स ऑन हिज ओन लैंड और ऑन अदर्स लैंड अंडर एन एग्रीमेंट। क्या कह रहे हैं, देखिए बिल्डर और डेवलपर क्या होता है, या तो कोई एक एजेंसी हो या कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, एजेंसी हो सकती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स अपनी खुद की लैंड पर बनाता है या कोई दूसरे की लैंड पर किसी एग्रीमेंट के तहत बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भवन निर्माता या विकासकर्ता। देखो ऐसा कोई अभिकरण यानी एजेंसी या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जिससे अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स संनिर्मित किया है। ये हो गया हमारा 2 का 8। अब हम करेंगे 2 का 9, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है, देखिए किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित। तो सामग्री कैसी होनी चाहिए भवन के लिए, किसी कोई भी सामग्री हो, और प्रयोजन कोई भी प्रयोजन हो। किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है। इसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकनियाँ, कार्निसे या बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आश्रित कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चिन्ह या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, किंतु इसमें कोई तंबू, शामियाना या तिरपाल आश्रय सम्मिलित नहीं है। तो देखिए आपसे कैसे इसमें पूछा जाएगा, या तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य है। तो देखिए कोई भी प्रयोजन और कोई भी सामग्री से निर्मित हो सकती है, और उस संरचना में क्या क्या चीज़ें आएंगी, नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छत, चिमनी, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकनी, कॉर्निसें, बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु, ठीक है, और या फिर दीवार, बाड़बंदी करती हुई दीवारें। अब वो दीवार की जो हाइट है ना वो आपसे पूछी जा सकती है। तो वह 3 मीटर से नीचे दीवार है उसको छोड़ा गया है, जो 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार है उसको छोड़कर, मतलब भवन उसी को माना जाएगा जहाँ पर बाड़बंदी जो की गई है दीवारों की वो 3 मीटर से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित नहीं हैं, तो तंबू, शामियाना, तिरपाल, आश। आपसे पूछेंगे बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड, या भवन में सम्मिलित नहीं है, और 3 ऑप्शन तो इनमें से, देखिए 3 ऑप्शन तो आपके इनमें से दे देंगे ये सारा, और 1 ऑप्शन आपका इनमें से तंबू, शामियाना, तिरपालाश या उपरोक्त सभी, इस तरीके से। तो तंबू, शामियाना, तिरपालाश्रय इसमें सम्मिलित नहीं है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, बिल्डिंग मीन्स स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर वॉट एवर पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए, और वॉट एवर मटीरियल, किसी भी सामग्री से यानी किसी भी मटीरियल से, इंक्लूड्स फाउंडेशन, प्लिंथ, वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स, चिमनी, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स, वरांडा, बालकोनी, कॉर्निसेज और प्रोजेक्शन और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग और एनीथिंग अफिक्स्ड देयर टू और एनी वॉल अदर देन ए बाउंड्री वॉल ऑफ लेस देन 3 मीटर्स इन हाइट, हाइट में 3 मीटर से कम हो उसको छोड़ते हुए, ठीक है। और इसमें नॉट इंक्लूड टेंट, शामियाना और टर्पोलिन शेल्टर। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग साइट क्या होता है, 2K10 में दिया हुआ है, 2 का सब क्लॉज 10 बात करता है बिल्डिंग साइट की यानी भवन स्थल की। भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। भवन स्थल क्या होता है कि हमें भवन निर्माण करना है तो उसके लिए प्रयोजन के लिए जो धारित भूमि है, ठीक है, जिस भूमि पर हमें भवन का निर्माण करना है वही भवन स्थल होता है।
देखिए पोर्शन ऑफ लैंड हेल्ड फॉर बिल्डिंग पर्पज, बिल्डिंग के पर्पज के लिए जो पोर्शन ऑफ लैंड हेल्ड किया गया है। 2 के 11 में है बाईलॉज, बाईलॉज मीन्स बाईलॉज मेड अंडर दिस एक्ट। 11 में है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसको ध्यान से देखना, अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है। तो 3 चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे इसमें बताया गया कै खे गए, है ना। तो नगर पालिका बोर्ड का, नगर परिषद का और नगर निगम का। नगर पालिका बोर्ड के मामले में कौन होता है, अध्यक्ष होगा, और नगर परिषद के मामले में सभापति, और नगर निगम के मामले में होगा महापौर। तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह तो अध्यक्ष ही कहा जाता है। नगर परिषद में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर कहेंगे, ठीक है। देखिए चेयरमैन मतलब अध्यक्ष इन केस ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड में क्या बोलेंगे, चेयरमैन। प्रेसिडेंट इन केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट यानी सभापति हो गया म्युनिसिपल काउंसिल के केस में, और मेयर इन केस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष हो गया, नगर परिषद में क्या हो गया, सभापति, और नगर निगम में हो गया महापौर। और ये सब कौन है, हमारे राजनीतिक मुखिया बोले जाते हैं, ये राजनीतिक मुखिया। अब हम देखेंगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये कहाँ दिया गया है, 2 के 13 में, 2 का सब क्लॉज 13, इसमें बताया गया है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ये क्या होते हैं, हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो देखिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड 3 होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। तो नगर निगम में और नगर परिषद में, इनमें तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होता है, आयुक्त होता है। वो आयुक्त जो होता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, ठीक है। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी माना जाता है। तो ये हमारे प्रशासनिक प्रमुख हुए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड का। तो नगर पालिका बोर्ड उसमें कार्यपालक अधिकारी हो जाएगा, और नगर परिषद और नगर निगम में आयुक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं पूर्ण दिवस क्या होते हैं, ठीक है। पूर्ण दिवस देखिए ये है हमारा 2 का सब क्लॉज 14। पूर्ण दिवस क्या होता है कि जब कोई नोटिस दिया जाता है ना किसी को, नोटिस की कालावधि, तो उसमें जैसे कोई भी नोटिस देना है कि आपके घर के यहाँ कचरा है, आपने बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर किया हुआ है, इसको हटाओ, या आपके यहाँ घर से पेड़ गिर गया है जो कि लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है, इसको हटाओ। तो एक नोटिस दिया जाएगा, तो जो नोटिस की कालावधि जो होगी ना वो कैसे मान्य होगी, कैसे उसको देखा जाएगा। तो उसमें संडे और जो अदर हॉलीडेज़ हैं वो तो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, संडे है या कोई और छुट्टी आ गई वो तो इंक्लूड किए जाएंगे। और उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित नहीं की जाएगी, जिस दिन नोटिस प्राप्त हुआ है उस प्राप्ति की तारीख को, और जो नोटिस में डेट लिखी हुई है कि इस डेट को हमने भेजा है उसको, वो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो पूर्ण दिवस मतलब जो नोटिस की कालावधि में संडे और अदर डेज, अदर छुट्टी के दिन जो कि नोटिस की कालावधि के संदर्भ में संडे को और जो अदर जो कोई भी छुट्टी आती है, अवकाश आता है, वो तो सम्मिलित हैं। और जो नोटिस प्राप्त किया है, प्राप्ति की तारीख और नोटिस में जो विनिर्दिष्ट तारीख है वो क्या होंगे, उसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए एक बार, क्लियर डेज, पूर्ण दिवस को क्या बोलेंगे, क्लियर डेज, ठीक है। इसमें इंक्लूड्स, क्लियर डेज में क्या है, देखिए रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ नोटिस, नोटिस पीरियड के रेफरेंस में देखते हुए इंक्लूड संडे और अदर हॉलीडे, ठीक है। संडे और अदर हॉलीडेज को तो इंक्लूड करता है। और डज नॉट इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड, जिस पर्सन को इसको एड्रेस किया गया है, भेजा गया है, वो जिस दिन इसको प्राप्त कर रहा है, और नोटिस में जो डेट स्पेसिफाई की गई है उन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 2 का 15 जिसमें कॉम्प्लेक्स बताया गया। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स की सीधी सी बात है, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो कमर्शियल यूज के और रेजिडेंशियल यूज के, ठीक है। 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। तो कमर्शियल यूज में कॉम्प्लेक्स कम माना जाएगा, जो कि जिसकी यूनिट्स 25 या मोर हो, मतलब 25 या उससे ज़्यादा अधिक इकाइयाँ हैं उसमें तो कमर्शियल यूज। और कमर्शियल यूज का कॉम्प्लेक्स है तो 25 या उससे अधिक इकाइयाँ होनी चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। और अगर रेजिडेंशियल यानी आवासीय टाइप का है तो 10 या उससे अधिक इकाइयाँ, 10 और मोर यूनिट्स होंगी, ठीक है। 25 और मोर यूनिट्स इन केस ऑफ कमर्शियल यूज,
और 10 और मोर यूनिट्स इन केस ऑफ रेजिडेंशियल यूज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2 का 16 जिसमें बताया है कॉरपोरेटर मतलब निगम पार्षद मीन्स ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए निगम पार्षद क्या होता है, नगर निगम का कोई भी सदस्य निगम पार्षद होता है। जैसे ये नगर निगम है, इसमें कई तरीके के वार्ड बने होते हैं ना, हर वार्ड का एक पार्षद होता है। तो ये नगर निगम का कोई भी सदस्य वो होता है निगम का पार्षद। और पार्षद से भी नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है। मतलब नगर निगम और नगर परिषद दोनों के ही जो सदस्य होते हैं, वार्ड के जो मेंबर होते हैं, उनको पार्षद कहा जाता है। तो ये हमारा 2 का 16 और 17 निगम पार्षद और पार्षद। अब हम पढ़ेंगे डेयरी क्या होता है। डेयरी देखते हैं। डेयरी में कोई भी ऐसा फार्म, देखिए क्या क्या चीज़ें डेयरी में सम्मिलित है। कोई फार्म, कोई पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या कोई ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है। क्या क्या चीज़ें देखिए डेयरी में क्या क्या इंक्लूड किया गया। फार्म को, पशुशाला को, गौशाला को, दुग्ध भंडार को, दूध की दुकान या कोई ऐसा अन्य स्थान जिसमें विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जा रही है वहाँ जहाँ से। ठीक है, और जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है, बेचने के लिए दूध को रखा जाता है। या जो मक्खन, घी, पनीर, दही या शुष्क विसंक्रमित संघनित टोंड दूध, मतलब जिसमें क्या क्या इंक्लूड है। मक्खन हो, घी हो, पनीर हो, दही हो। मक्खन, घी, पनीर, दही ये सब दूध से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं। या फिर शुष्क विसंक्रमित या टोंड दूध, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। शुष्क, विसंक्रमित, संघनित और टोंड दूध। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, अभी ये पूरा नहीं हुआ। इन सब के विक्रय के लिए, विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और किंतु इसमें सम्मिलित नहीं है। अब इसमें देखना क्या सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी दुकान या कोई भी ऐसा स्थान जिसमें दूध केवल उसी परिसर के अंदर उपभोग किया जा रहा है, बाहर नहीं बेचा जा रहा, तो वो डेयरी नहीं कही जाएगी। जहाँ दूध की सप्लाई बाहर की जा रही है परिसर से, वही केवल डेयरी मानी जाएगी। कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का पात्ररक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय किया जाता है या आपूर्ति की जाती है, जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ है। जैसे कोई भी दुकान है या कोई भी स्थान है जिसमें पात्ररक्षित रूप से बंद दूध है, जैसे थैली आई, थैली की थैली बेच दी, है ना, और बिना खुले पात्रों में, उसको पात्रों में खोला नहीं है, उसकी जो मूल स्थिति में जैसा वो आया है वैसे की वैसे विक्रय या आपूर्ति कर दी, सीलबंद दूध बेचा है। ठीक है, जैसा कि हमने पहली बार दूसरे से प्राप्त किया वैसा ही हमने सामने बेचा है दूसरी पार्टी को, तो वो डेयरी नहीं कही जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं है डेयरी में। एक तो यदि परिसर के भीतर ही उपयोग किया जा रहा है, बाहर नहीं बेचा जा रहा, और दूसरा मूल स्थिति में ही उसको बेचा जा रहा है बिना कोई चेंज किए, उसकी पैकिंग खोले हुए जैसा प्रथम बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड नहीं है। इसका इंग्लिश वर्जन दिखा देते हैं हम आपको। देखिए डेयरी इंक्लूड्स, कोई भी एनी फार्म आ जाएगा इसमें, कैटल, शेड, काऊ हाउस यानी गौशाला, मिल्क स्टोर, मिल्क शॉप, अदर प्लेस फ्रॉम विच मिल्क इज सप्लाइड और फॉर सेल। ठीक है, मिल्क इज केप्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेल विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन फॉर सेल। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है सेल के लिए? बटर, घी, चीज़, कर्ड, ड्राइड, स्टरलाइज्ड, कंडेंस्ड और टोन्ड मिल्क, but does not include a shop or other place in which milk is sold for consumption within its premises only। ठीक है, एक शॉप या अदर प्लेस जिसमें मिल्क को इसके प्रमाइसेज में ही कंजप्शन के लिए रखा जाता है। ए शॉप और अदर प्लेस फ्रॉम विच मिल्क इज सोल्ड और सप्लाइड इन हर्मेटिकली क्लोज्ड एंड अनओपन्ड रिसेप्टिकल्स इन द सेम ओरिजिनल कंडीशंस in which it was first received in such shop or other places।
ठीक है, जहाँ पर कि उसको ओरिजिनल कंडीशन में जैसा वो मिला था वैसा ही बेचा जा रहा है। तो ये थे हमारे डेयरी तक हमने ये इसको डेफिनेशन पार्ट किया है इसका। देखिए ये हमने किया है 18 तक, 2 का सब क्लॉज 18। उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं एक बार आपको देखो डेफिनेशन के पॉइंट्स रिवाइज करवा सकती हूँ इसमें, वो मैं भी करवा देती हूँ आपको। देखिए 1 मिनट, 2 के 1 में हमें दिया हुआ है ऑडिटर, 2 के 2 में बैकवर्ड क्लासेज, 2 के 3 में है बैलेंस शीट, 2 के 4 में है बायोमेडिकल वेस्ट, 2 के 5 में क्या है ब्रिज, 2 के 6 में बजट एस्टीमेट, 2 का 7 बजट ग्रांट, 2 का 8 बिल्डर और डेवलपर, 2 का 9 बिल्डिंग, 2 का 10 बिल्डिंग साइट, 2 का 11 बाईलॉज, 2 का 12 चेयरपर्सन, 2 का 13 चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, 2 का 14 क्लियर डीज, 2 का 15 कॉम्प्लेक्स, 2 का 16 निगम पार्षद, 2 का 17 पार्षद और 2 का 18 डेयरी। तो यहाँ तक हमने डेयरी तक किया है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।